ठीक है, तो अभी हम इसके लिमिटेड केस ही डील कर रहे हैं, ध्यान रखना। इसको 12th में पूरा डिटेल आएगा, अभी ये मत सोच लेना कि ये खत्म हो गया। कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस पे अभी और भी कई रिएक्शंस पॉसिबल हैं। ठीक है, तो ये पूरा कवरेज 12th में होगी, अभी नहीं हो रही है। नेक्स्ट मेथड लिखो, एल्केन फ्रॉम एल्केन्स फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन से एल्केन आप बना सकते हैं। मेथड का नाम है, पहले मेथड का नाम है क्लेमेंशन रिडक्शन। सीधा ये है कि अगर आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन है जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ है, जिंक एमलगम और HCl डाल दें तो सी डबल बॉन्ड ओ रिड्यूस हो जाएगा, ऑक्सीजन का लॉस हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन आ जाएंगी उसकी जगह। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो नेम रिएक्शन है क्लेमेंशन रिडक्शन। इसकी मैकेनिज्म आपको 12th में पढ़ाएंगे। अभी ये सिंपल रिएक्शन आप याद रख सकते हैं, आसान है। सिंपली सी डबल बॉन्ड ओ की जगह आपको 2H लेके आ जाना है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये है प्रोपेनल, जिंक एमलगम HCl डालें आप, प्रोपेन बन जाएगा। प्रोपेनोन हो, कीटोन, कीटोन हो तो भी प्रोपेन बन जाएगा। साइक्लोहेक्सेनोन हो तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। सिंपली सी डबल बॉन्ड ओ की जगह क्या ले आना है आपको? 2 हाइड्रोजन। इसको कहते हैं वॉल्व किर्शनर रिडक्शन, सॉरी क्लेमेंशन रिडक्शन, क्लेमेंशन। और बिल्कुल सिमिलर होता है वॉल्व किर्शनर रिडक्शन। इसको लिख लिया आप सबने? अगर ये जिंक एमलगम HCl की जगह हम रिड्यूसिंग मिक्सचर चेंज कर दें तो साइंटिस्ट का नाम चेंज हो जाता है। प्रोडक्ट बिल्कुल सेम ही बनते हैं, बिल्कुल सेम रिएक्शंस। जिंक एमलगम और HCl को किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम? ये रिड्यूसिंग मिक्सचर है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं NH2NH2 से, फॉलोड बाय हीटिंग इन एल्कलाइन मीडियम। बिल्कुल सेम प्रोडक्ट बनेंगे बट साइंटिस्ट का नाम बदल जाएगा। ये तो है क्लेमेंशन रिडक्शन। सेकंड केस में साइंटिस्ट का नाम है वॉल्फ किर्शनर रिडक्शन। ये नेम के साथ भी आते हैं। काम दोनों का एक ही है। सी डबल बॉन्ड ओ की जगह CH2 बना देना। NH2NH2 को कहते हैं हाइड्राजीन। इसको आप N2H4 भी लिख सकते हैं इकट्ठा। इसका नाम है हाइड्राजीन।
तो इस तरह से आप एल्डिहाइड और कीटोन से प्रिपेयर कर सकते हैं एल्केन। इनकी मैकेनिज्म डील करेंगे 12th में। मैं बार बार कह रहा हूं, अभी मैं मैकेनिज्म में टाइम नहीं लगा रहा हूं। 12th में इन सब की मैकेनिज्म डील करेंगे डिटेल। नेक्स्ट एक और रिड्यूसिंग मिक्सचर है जो सी डबल बॉन्ड ओ को CH2 में कन्वर्ट करता है। इस साइंटिस्ट का नाम नहीं है इसके लिए, कोई भी साइंटिस्ट का नाम नहीं है इसके लिए। क्या है, सीधा सीधा ये है, आप रेड फास्फोरस और HI का मिक्सचर ले लें। ये रिड्यूसिंग मिक्सचर है, रेड फास्फोरस एंड HI। तो इससे भी यही होता है, सी डबल बॉन्ड ओ की जगह 2 H आ जाते हैं, मतलब एल्केन मिलता है। तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ओवरऑल 3 मेथड हो गए सी डबल बॉन्ड ओ को CH2 में कन्वर्ट करने के। एक तो क्लेमेंशन रिडक्शन, दूसरा वॉल्फ-किर्चनर रिडक्शन, और तीसरा रेड फास्फोरस HI। रेड फास्फोरस HI तो इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है कि ये पूरे COOH ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। रेड फास्फोरस HI क्लेमेंसन रिडक्शन नहीं, वॉल्फ-किर्चनर रिडक्शन नहीं, केवल रेड फास्फोरस HI से ये होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप CH3 ग्रुप में चेंज हो जाता है। मतलब ये है कि अगर आपके पास CH3COOH है तो यहां एल्केन बन जाएगा CH3CH3। अगर आपके पास फॉर्मिक एसिड है, SCOOH का नाम है फॉर्मिक एसिड। अगर फॉर्मिक एसिड आपके पास है तो मीथेन बन जाएगा। अगर आपके पास है साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, रेड फास्फोरस HI डाल दें तो ये बन जाएगा मिथाइल साइक्लोपेंटेन। COOH ग्रुप CH3 में कन्वर्ट हो जाता है। COOH ग्रुप CH3 में कन्वर्ट हो जाता है। अब थोड़ा डराने धमकाने के लिए ऐसे भी दे सकते हैं। इसका नाम है थैलिक एसिड। रेड फास्फोरस HI डाल दें। तुम काम की चीज पे ध्यान रखे और कुछ ना ध्यान रखना। काम की चीज ये है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH3 में। बस इतना सा ही है इसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप CH3 में कन्वर्ट कर दो। इसे कहते हैं ऑर्थोजाइलिन, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन या ऑर्थोजाइलिन। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप CH3 में कन्वर्ट हो जाता है। और एक और लास्ट मेथड, एल्केन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एल्केन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लिखते हैं RMgX। इसमें 3 पार्ट होते हैं, एक तो R-, दूसरा Mg2+, तीसरा X-, हैलाइड आयन। इसका जनरल नेम होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक का? तो ऑर्गेनो मतलब है कार्बन और मेटेलिक मतलब मेटल। तो जिस कंपाउंड में कार्बन और मेटल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, जिस कंपाउंड में कार्बन और मेटल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, उसे कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक। जिस कंपाउंड में कार्बन और मेटल के बीच अट्रैक्शन हो, उसे कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक। जैसे मैंने दिया आपको CH3MgBr, ये है ऑर्गेनोमेटेलिक। इसमें किस किस के बीच अट्रैक्शन है? CH3- और Mg2+ के बीच। CH3- और Mg2+ के बीच अट्रैक्शन है। CH3- में नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, तो ये अट्रैक्शन होगा कार्बन और मेटल के बीच, Mg। कार्बन और मेटल के बीच ये अट्रैक्शन है। कार्बन और मेटल के बीच अट्रैक्शन है। ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन कैसे बनेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे CH3MgBr है, इसमें आप कोई भी प्रोटॉन का सोर्स डाल दो या ऐसा मॉलिक्यूल ऐड करो जिसमें OH बॉन्ड हो, या ऐसा मॉलिक्यूल ऐड करो जिसमें NH बॉन्ड हो, या ऐसा मॉलिक्यूल ऐड करो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड CH हो। इनमें से किसी को भी आप डाल दें, आपको प्रोडक्ट मीथेन मिल जाएगा। यहाँ पे CH3- है, आपको मालूम है, सीधे प्रोटॉन डाल देंगे तो CH4 बन जाएगा। OH बॉन्ड का H भी इसके लिए प्रोटॉन का काम करता है। ऐसी हाइड्रोजन को कहते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। CH3- स्ट्रॉन्ग बेस होता है ये, और ये OH बॉन्ड के H को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो OH बॉन्ड का H हो, NH बॉन्ड का H हो, या ट्रिपल बॉन्ड CH हो, किसी को भी डाल दें आप, CH3- CH4 में कन्वर्ट हो जाएगा। आ गया समझ में?
अब मान लीजिए आपके पास C2H5MgCl, इसमें वाटर डाल दिया, आप सीधे कह देंगे एल्केन C2H6 बन जाएगा। वाटर डालने पे एल्केन C2H6 बन जाएगा। ठीक है, एसिड डालेंगे तब तो बन ही जाएगा, HCl डाल दो, C2H6 बन जाएगा। तो यहाँ पे आप बदलते रहो एल्काइल ग्रुप, अलग अलग एल्केन आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इवन कार्बन एल्केन और ऑड कार्बन एल्केन दोनों प्रिपेयर कर सकते हो। समझ में आ गया इतना सबको? अब जरा वुड्स रिएक्शन को याद करो, वुड्स रिएक्शन को, वो काम भी हम कर सकते हैं यहाँ पे। वुड्स रिएक्शन क्या है? जैसे C2H5- इससे आया, मान लो मैंने इन दोनों को ऐड नहीं किया, CH3Cl डाल दिया इसमें, तो आपने लिखा होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लिखा है कि नहीं? तो ये इस कार्बन पे आएगा, ये इस कार्बन पे आएगा और यहां से Cl बाहर जाता है, प्रोडक्ट बन जाएगा C2H5CH3। इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक न्यूक्लियोफाइल C2H5- ने दूसरे को बाहर कर दिया। आपने वुड्स रिएक्शन में ये लास्ट स्टेप लिखा होगा। मतलब ये है कि अगर मेरे पास मान लीजिए C2H5MgBr है और मैं आपसे कहूं कि मैंने इसमें डाल दिया ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन, बताओ क्या बनेगा? प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा? तो एल्केन बनना है नंबर वन, तो आपको मालूम ही है अभी। ये जो C2H5- है, ये कौन से कार्बन की ओर अट्रैक्ट होगा? उस कार्बन की ओर जिस पे Br बॉन्डेड है, जिस पे Br बॉन्डेड है। तो ये उस कार्बन पे आएगा तो Br बाहर चला जाएगा। आपको मालूम है कि प्रेफरेंस आपको देनी है कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। C2H5MgBr की जगह आप C6H5 ग्रुप भी ले सकते हैं। C6H5MgCl है मान लीजिए, इसमें आपने डाल दिया CH3Cl, क्या बनेगा? तो ये जो C6H5- है, ये इस कार्बन पे आएगा, Cl बाहर जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा टोलुइन, टोलुइन बन जाएगा। आ गया समझ में सबको? यहां तक क्लियर है सबको?
तो ये तो बात हुई अबाउट प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, प्रिपरेशन। नाउ राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में 3 क्वेश्चन आते हैं अक्सर। एक तो आता है स्टेबिलिटी का, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट, ये 2 ज्यादा आते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कम आता है, फिर भी हम उनको भी डील करेंगे। ये आता है नॉर्मली। स्टेबिलिटी नॉर्मली आइसोमेरिक एल्कीन की पूछी जाती है, तो आप लिख लें कि स्टेबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रांचेस। ये आपको मैंने क्लास में बताया था क्यों ऐसा होता है। ब्रांचेज बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। आइसोमेरिक ही आते हैं। नंबर ऑफ ब्रांचेज बढ़ेंगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल के मोलर मास पे और मॉलिक्यूल के सरफेस एरिया पे। रीजन ये है कि एल्केन्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। एल्केन्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिल्कुल ठीक आंसर है। वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इसी को कहते हैं डिस्पर्जन फोर्स या लंदन फोर्स। तो एक पॉइंट तो ये है सीधा सीधा कि जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। मतलब मीथेन का सबसे कम, उससे ज्यादा ईथेन, उससे ज्यादा प्रोपेन, उससे ज्यादा ब्यूटेन बढ़ता चला जाएगा, पेंटेन। तो अगर सिंपल चेन लेते जाएं आप, सिंपल मतलब ये है, मैं क्या कह रहा हूं, एक कार्बन बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं, मीथेन का सबसे कम, फिर ईथेन, फिर प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, बढ़ाते चले जाओ, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। फॉर फॉर स्ट्रेट चेन एल्केन, ध्यान रखना, फॉर स्ट्रेट चेन एल्केन। नो ब्रांचेस, और फॉर नॉर्मल एल्केन्स बॉइलिंग पॉइंट सीधा इंक्रीज होता चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की। बट मान लीजिए कि ब्रांचिंग हो जाए, जैसे आपने C5H12 के अभी आइसोमर्स लिखे, C4H10 के 2 आइसोमर्स होते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। बताओ इनमें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा? नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा? तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा नॉर्मल ब्यूटेन का।
ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया डिक्रीज होता है। मोलर मास तो बराबर है। नॉर्मल चेन का सरफेस एरिया ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ब्रांच्ड। ब्रांच्ड मॉलिक्यूल स्फेरिकल होने लगता है तो उसका सरफेस एरिया कम होता है। तो ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। समझ में आ गया सबको? तो जो आइसोब्यूटेन है उसका बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल ब्यूटेन से कम हो जाएगा। ठीक है। C3H8 का बॉइलिंग पॉइंट भी कम है नॉर्मल ब्यूटेन से, तो क्या वो आइसोब्यूटेन से भी कम होगा? तो आंसर है यस। इसमें कार्बन कम है तो उसका आइसोब्यूटेन से भी कम होगा। मतलब नॉर्मल ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट कम तो होगा ब्रांचिंग बढ़ने से, पर इतना कम नहीं होगा कि वो C3H8 से भी नीचे आ जाए। लिख लिया इसको? ज्यादा आगे नहीं जाना। नॉर्मली 5 कार्बन तक ही आते हैं क्वेश्चंस। 5 कार्बन में नॉर्मल पेंटेन का सबसे ज्यादा, उससे कम आइसोपेंटेन का, और उससे कम नियोपेंटेन का। नियोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। बट अगर मैं आपसे कहूं कि ठीक है नॉर्मल पेंटेन, ये है नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन से कम आइसोब्यूट पेंटेन का, उससे कम नियोपेंटेन का, तो क्या C4H10 से भी नीचे आ जाएगा नियोपेंटेन? आंसर है नो। इसका ज्यादा रहता है C4H10 से। बस ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, इससे बाहर नहीं जाते। समझ में आ गया? 5 कार्बन तक के ही क्वेश्चंस आए हैं तो आप इनकी प्रैक्टिस करके रखें। ओके, तो ये तो बात हुई अबाउट बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में सीधा ये है कि मेल्टिंग पॉइंट इर्रेगुलर होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इर्रेगुलर होते हैं, रेगुलर नहीं होते। पहली बात तो ये, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट पैकिंग पे डिपेंड करता है। अल्टीमेट चीज तो पैकिंग है, डिपेंड्स ऑन पैकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन तो है ही, उसके साथ साथ पैकिंग पे भी डिपेंड करता है। और आप बताओ मुझे, पैकिंग किसकी बेहतर होगी? ऐसे एल्केन की जिसमें इवन कार्बन नंबर है, या ऐसे एल्केन मॉलिक्यूल की जिसमें ऑड कार्बन नंबर है? कौन से मॉलिक्यूल की पैकिंग बेटर होगी?
ये मैं एल्केन मॉलिक्यूल बना रहा हूं। एल्केन मॉलिक्यूल में पैकिंग बेटर होगी इवन कार्बन एल्केन्स की। इवन कार्बन एल्केन्स की पैकिंग बेटर होगी, और इसको मेल्ट करना है आपको, तो अलग अलग मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो ये है सॉलिड और ये है लिक्विड। मॉलिक्यूल को दूर दूर करना, जिस टेम्परेचर पे ये होगा वो कहलाएगा मेल्टिंग पॉइंट। तो ये दो फैक्टर डिसाइड करते हैं, बट मेल्टिंग पॉइंट इरेगुलर होता है, इसलिए आपको याद नहीं करना। मेल्टिंग पॉइंट कोई नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाएगा। इरेगुलर होने की वजह से आपको ट्रेंड याद नहीं करना। कोई इरेगुलर चीज हो वो आती नहीं, क्योंकि फिर तो वो फैक्ट हो जाएगा। आपको अगर रट्टे लगे हैं तो ठीक है, लॉजिक नहीं लग पाएगा। हाँ, रीजनिंग बता सकते हो आप। रीजनिंग बता सकते हो। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ईथेन का मेल्टिंग पॉइंट प्रोपेन से ज्यादा क्यों, रीजनिंग बताओ, ये आप बता सकते हो। अब यहां पे मामला क्या है, C3H8 में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और C2H6 में पैकिंग बेटर होगी। C2H6 में इवन कार्बन नंबर है, इसमें पैकिंग बेटर होगी। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेंगे। बट आपको अगर मैंने ये ऑर्डर दे दिया तो क्या कहोगे आप, रीजन? पैकिंग डोमिनेट कर रही है। पर ये पैकिंग हर जगह डोमिनेट नहीं करती, ये भी समस्या है इसमें। कार्बन ज्यादा हो जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो अगर आपको एक सीक्वेंस दिया जाए तो आप बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर ऑर्डर में कौन डोमिनेट कर रहा है। आ गया समझ में? तो मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर याद नहीं करना। तो ये तो बात हुई अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी। नाउ वी कम टू केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में एल्केन की रिएक्शन होती है मेनली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो फ्री रेडिकल और दूसरा सब्स्टिट्यूशन। अगर कोई आपसे पूछे फ्री रेडिकल क्यों बनते हैं इसमें, तो रीजन ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में स्मॉल डिफरेंस है। स्मॉल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, और स्मॉल डिफरेंस होने की वजह से CH बॉन्ड का होमोलिसिस होगा, और होमोलिसिस से फ्री रेडिकल बनते हैं। स्मॉल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसलिए फ्री रेडिकल बनते हैं। दूसरा, सब्स्टिट्यूशन क्यों होता है, वाई नॉट एडिशन? सब्स्टिट्यूशन क्यों होता है?
तो सब्स्टिट्यूशन का रीजन ये है कि एल्केन सैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, एल्केन सैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, तो एडिशन नहीं हो सकता। सैचुरेटेड मॉलिक्यूल है तो एडिशन नहीं हो सकता, एडिशन अनसैचुरेटेड पे होता है, एडिशन अनसैचुरेटेड पे होता है, तो एडिशन नहीं हो सकता। डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता क्या? तो डिकम्पोजिशन भी डिफिकल्ट होता है क्योंकि सीसी बॉन्ड एनर्जी हाई होती है, कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी सी को कहते हैं और लॉन्ग चेन बनती रहती है, तो डिकम्पोजिशन भी नहीं होता आसानी से, बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है। एट वेरी हाई टेम्परेचर डिकम्पोजिशन होगा, बट नॉट रूम टेम्परेचर ऑन हीटिंग ऑल्सो, इनफैक्ट इन लेबोरेटरी। तो एडिशन रिएक्शन नहीं होती क्योंकि सैचुरेटेड है, डिकम्पोजिशन नहीं होता क्योंकि सीसी बॉन्ड एनर्जी हाई है, तो क्या बचा चांस? चांस बचा सब्स्टिट्यूशन का। तो ये समझ में आ गया एल्केन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में आपके सिलेबस में है एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वो है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, हेलोजिनेशन। ये जनरल रिएक्शन है हेलोजिनेशन की, मीथेन की रिएक्शन हेलोजन से कराएं, CH3X बनेगा और HX बनेगा। इसके लिए या तो आप सनलाइट यूज करते हैं, सनलाइट या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उसका, और अगर सनलाइट नहीं है तो हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर नियरली 500 टू 773 केल्विन, इस रेंज का हाई टेम्परेचर चाहिए। या तो सनलाइट या हाई टेम्परेचर, इसको आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं, 400 टू 600, सॉरी 300 टू 500, 300 टू 500 डिग्री सेल्सियस, इस रेंज का टेम्परेचर लगता है, तब ये रिएक्शन होती है। पर इसमें फ्लोरीन एक्सेप्शनल होता है। इन रिएक्शंस को लिख सकते हैं, CH4 की रिएक्शन कराएं फ्लोरीन के साथ तो CH3F और HF बनता है। ये तो डार्क में ही हो जाती है, सनलाइट भी नहीं चाहिए, सनलाइट चाहिए क्लोरीन के लिए, सनलाइट को H न्यू से लिख देते हैं या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लिख देते हैं। सनलाइट चाहिए क्लोरीन के लिए, सनलाइट चाहिए ब्रोमीन के लिए, और सनलाइट चाहिए आयोडीन के लिए। बट आयोडीन के केस में मामला थोड़ा और डिफरेंट है, वो ये कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। ये मैंने लिखा मोनो हेलोजिनेशन, एक हेलोजन लेके आए, इसे कहते हैं मोनो हेलोजिनेशन।
अगर हैलोजन आपके पास एक्सेस में है, अगर हैलोजन आपके पास एक्सेस में है तो रिएक्शन रुकने वाली नहीं है, सारे हाइड्रोजन की जगह हैलोजन आ जाएगा, सारे हाइड्रोजन की जगह हैलोजन आ जाएगा। जल्दी करो, लिख लिया? ये रिएक्शन फॉलो करती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसकी मैकेनिज्म में, इसकी मैकेनिज्म में कि स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन कैसे होती है, तीन टाइप हैं। पहला है चेन इनिशिएशन रिएक्शन, दूसरा है चेन प्रोपेगेशन, और तीसरा है चेन टर्मिनेशन। इसकी मैकेनिज्म में तीन डिफरेंट स्टेप्स हैं, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। इसकी मैकेनिज्म मैं लिख रहा हूं क्योंकि आपके 11th के सिलेबस में है, ये स्कूल एग्जाम में आ सकती है। तो लिखो सबसे पहले चेन इनिशिएशन रिएक्शन, पहला स्टेप चेन इनिशिएशन। इसमें क्या होता है, जो आपके पास एक्स एक्स बॉन्ड है उसका होमोलिसिस होता है सनलाइट की प्रेजेंस में या हाई टेम्परेचर पे। एक्स एक्स बॉन्ड का होमोलिसिस होता है। इस काम में फोटोन यूज होंगे, अल्ट्रावायलेट फोटोन यूज होंगे। दूसरा स्टेप है चेन प्रोपेगेशन। चेन प्रोपेगेशन में क्या होगा, अब ये जो एक्स फ्री रेडिकल बन गया, चेन प्रोपेगेशन के टू पार्ट्स हैं। इसमें क्या होता है, जो एक्स फ्री रेडिकल बन गया वो मीथेन मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, मीथेन मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा। आप बताओ मुझे, एक्स पी रेडिकल किसके साथ कोलाइड करेगा पहले, हाइड्रोजन के साथ कोलाइड करेगा या इंटीरियर कार्बन के साथ? जरा प्रैक्टिकली विजुलाइज करो, कोशिश करो कि भाई ये इससे रिएक्ट करने आ रहा है, एक्स पी रेडिकल इससे रिएक्ट करने आ रहा है, पहले कॉलिजन किसके साथ होंगे, इंटीरियर कार्बन के साथ या एच के साथ? तो आंसर है एच के साथ। कॉमन सेंस है, क्योंकि एच इसके आउटर में है, तो इसका कॉलिजन एच के साथ होगा। हाफ एरो लगाना, सी एच बॉन्ड का होमोलिसिस होगा। तो एक आपको मिल जाएगा सी एच थ्री फ्री रेडिकल और दूसरा मिलेगा एच एक्स।
अब आपने एक बार रिएक्शन स्टार्ट कर दी, फिर दोबारा सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती। दोबारा सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों? क्योंकि अब ये जो CH3 फ्री रेडिकल बना, ये CH3 फ्री रेडिकल ही X2 मॉलिक्यूल को तोड़ता है। फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो CH3 दूसरे XX फ्री रेडिकल, XX बॉन्ड को तोड़ेगा, X फ्री रेडिकल वापस जनरेट हो जाएगा और ये बन जाएगा XCH3। फिर से X फ्री रेडिकल आ गया, फिर भी किसी एल्केन से कोलाइड करेगा, मतलब ए स्टेप फिर रिपीट होगा। तो ए और बी स्टेप बार बार होते रहते हैं। कब तक ए और बी स्टेप चलते रहेंगे? जब तक कि सारे CH की जगह CX बॉन्ड ना बन जाए, ये चलता रहेगा। चेन प्रोपेगेशन में ध्यान दें तो एक फ्री रेडिकल होता है और दूसरा न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। जैसे X फ्री रेडिकल है तो एल्केन मॉलिक्यूल है, और एल्काइल फ्री रेडिकल है तो X2 मॉलिक्यूल है। दोनों फ्री रेडिकल नहीं होंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड दोनों फ्री रेडिकल नहीं होंगे। और अगर लेफ्ट हैंड साइड दोनों फ्री रेडिकल हो गए तो समझ लेना कि रिएक्शन रुकने वाली है। इसे कहते हैं चेन टर्मिनेशन। इस रिएक्शन को प्रोपेगेट कराने में किसकी इंपॉर्टेंस है, किसका रोल है? रिएक्शन को प्रोपेगेट कराने में फ्री रेडिकल, जब तक फ्री रेडिकल अवेलेबल है तब तक रिएक्शन प्रोपेगेट होती रहेगी। जैसे ही दो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करना शुरू कर देंगे, जैसे ही दो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करना शुरू करेंगे, समझ लीजिए कि रिएक्शन रुक गई। तो दो एक्स फ्री रेडिकल कंबाइन करें डायरेक्ट तो X2 बन जाएगा। दो मिथाइल फ्री रेडिकल कंबाइन करें तो इथेन बन जाएगा। और तीसरा एक CH3 और एक एक्स फ्री रेडिकल कंबाइन करें तो CH3X बनेगा। और ये होगा टुवार्ड्स द एंड ऑफ द रिएक्शन, जब एल्केन कंज्यूम होगी फ्री रेडिकल का नंबर बढ़ जाएगा, एल्केन ऑलमोस्ट कंज्यूम हो गई होगी, तब आपको ये सब मिलेगा। तो ये तीन स्टेप हैं: चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। जल्दी लिखो। लिख लिया इसको? ये है मैकेनिज्म। अब इसमें कुछ काम की चीजें हैं, डिटेल तो मैं फिर कहूंगा 12th में आएगा, ये रिएक्शन 12th में भी आएगी, ये रिएक्शन के जो टाइप होते हैं। और अभी तो मैं कुछ लिमिटेड बातें आपको बता रहा हूं। वो ये कि हैलोजेंस की रिएक्टिविटी अगर कंपेयर करें तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी एक्सेप्शनली हाई होती है, क्लोरीन और ब्रोमीन की रिएक्टिविटी मॉडरेट होती है, और आयोडीन रिएक्ट ही नहीं करना चाहता। लीस्ट रिएक्टिव आयोडीन। फ्लोरीन की रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है कि ये डार्क में रिएक्ट कर जाता है। F2 रिएक्ट्स इन डार्क, सनलाइट की भी जरूरत नहीं पड़ती।
F2 डार्क में क्यों रिएक्ट कर जाता है? इसका रीजन ये है कि एफ बॉन्ड तोड़ना बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। आपको मालूम होगा क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन की, फिर फ्लोरीन की, आयोडीन की बॉन्ड एनर्जी और कम। फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन ब्रोमीन से भी कम होती है। बॉन्डिंग चैप्टर में देख लेना, मिल जाएगा आपको। तो फ्लोरीन के लिए तो एफ बॉन्ड तोड़ना आसान काम होता है, बट आप कहोगे आयोडीन की तो और कम है। फिर आयोडीन मुश्किल से क्यों रिएक्ट कर रहा है? तो पॉइंट क्या है, आयोडीन के साथ प्रॉब्लम क्या है? आई बॉन्ड वीक है, नो डाउट, बट जो राइट हैंड साइड सी आई बॉन्ड बन रहा है या एच आई बॉन्ड बन रहा है, ये भी तो वीक बॉन्ड है। सी आई भी वीक बॉन्ड है, एच आई भी वीक बॉन्ड है, आई भी वीक बॉन्ड है। तो लेफ्ट हैंड साइड वीक बॉन्ड, राइट हैंड साइड वीक बॉन्ड, फिर क्या होगा? रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड चलती रहेगी। अगर आप बॉन्ड एनर्जी देखें तो एच एफ बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा, फिर एच सी एल, फिर एच बी आर, और एच आई तो वीकेस्ट बॉन्ड होगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो एच आई बहुत वीक बॉन्ड होता है, एच एफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। और कार्बन हाइड्रोजन अगर देख लें तो उसमें भी यही है, सी एफ सबसे ज्यादा, फिर सी सी एल, फिर सी बी आर, और सी आई वीक। तो काम की चीज ये है कि फ्लोरीन डार्क में रिएक्ट कर रहा है क्योंकि एफ एफ बॉन्ड तोड़ना आसान है, बट एच एफ और सी एफ बॉन्ड जो प्रोडक्ट में बनेंगे, एच एफ सी एफ, वो स्ट्रांग बनेंगे। इसलिए रिएक्शन फ्लोरीन की एक्सप्लोसिव होती है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है। फ्लोरीन और एल्केन मिलाएं तो एक्सप्लोजन होता है। आयोडीन के साथ समस्या दूसरी है, दोनों तरफ वीक बॉन्ड है, तो आयोडीनेशन हम करते हैं ऑक्सीडेंट की प्रेजेंस में। अगर आप चाहते हो कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड चला जाए तो ऑक्सीडेंट हमें ऐड करना पड़ता है। ऑक्सीडेंट कौन से लेते हैं? नॉर्मली HNO3 ले लेते हैं, एंड HiO3 ले लेते हैं, इनको लेते हैं। ये ऑक्सीडेंट क्या काम करते हैं? ये ऑक्सीडेंट जो HI प्रोडक्ट बना, HI को ऑक्सीडाइज कर देते हैं I2 में। ये दोनों ऑक्सीडेंट HI को I2 में ऑक्सीडाइज कर देते हैं, तो होगा क्या? ध्यान दो, HI कंज्यूम हुआ, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि अगर प्रोडक्ट कंज्यूम कर दें तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। HI कंज्यूम हो गया एक, और दूसरा I2 बना, ये भी ध्यान देना। ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि अगर रिएक्टेंट ऐड कर दें तो क्या होगा? तो भी फॉरवर्ड जाएगा। तो विन विन सिचुएशन है यहाँ पे, HI का कंज्यूम होना और I2 का बनना, दोनों ही सपोर्ट करेंगे कौन सी रिएक्शन को? फॉरवर्ड रिएक्शन को। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। आयोडीनेशन हम कराते हैं ऑक्सीडेंट की प्रेजेंस में। जल्दी लिखो, लिख लिया ये? दूसरा पॉइंट है रिएक्टिविटी ऑफ सी एच बॉन्ड।
तो टर्शरी CH बॉन्ड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी CH बॉन्ड की, फिर प्राइमरी CH बॉन्ड की। इस रिएक्टिविटी का डिटेल आपको 12th में पढ़ाएंगे, अभी 11th में इतना टाइम नहीं, इसके बारे में डिटेल 12th में बताएंगे, बस ऑर्डर याद रखो। और तीसरा पॉइंट है कि रिएक्शन की एंथैल्पी। तो रिएक्शन की एंथैल्पी नेगेटिव होती है इन केस ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन। बट एंडोथर्मिक रिएक्शन है कौन सी? आयोडीनेशन। आयोडीनेशन इज एंडोथर्मिक। क्लियर है? तो अभी ये 3 प्रॉपर्टी आपके काम की है 11th लेवल पे, आप इनको प्रैक्टिस करें। ये रिएक्शन 12th में द्वारा आएगी एल्काइल हैलाइड में, तब आपको सारा डिटेल समझाएंगे। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे जो बनते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आप आइसोमेरिज्म में कर चुके हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि नॉर्मल प्रोपेन का हमने डाइक्लोरिनेशन किया, नॉर्मल प्रोपेन का डाइक्लोरिनेशन किया सनलाइट की प्रेजेंस में, बताओ टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने बनेंगे? अभी स्ट्रक्चरल ही काउंट करना, स्टीरियो नहीं। स्टीरियो का डिटेल भी 12th में पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चंस मैं सारे आपको आइसोमेरिज्म में करा चुका हूं। डाइक्लोरिनेशन करें इसका तो क्या होगा? कितने प्रोडक्ट बनेंगे बताओ? एक बनेगा 1,1 डाई क्लोरो, एक बनेगा 2,2 डाई क्लोरो, एक बनेगा 1,2 डाई क्लोरो, एक और बनेगा, कौन सा? 1,3 डाई क्लोरो। तो नॉर्मल प्रोपेन का या प्रोपेन का डाइक्लोरिनेशन करें तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 4 मिलेंगे। कोई और बना सकते हो तो बताओ मुझे। अभी स्टीरियो आइसोमर्स काउंट नहीं करने, ओनली स्ट्रक्चरल। गुड, आप बता सकते हो, ये क्वेश्चंस तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं कहूं कि नॉर्मल ब्यूटेन का हमने डाइक्लोरिनेशन किया, ये कर चुके हैं आप, बता सकते हो टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स? टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने कितने मिलेंगे? अब ये जरूरी नहीं है कि आप सारा बनाने में बैठ जाएं, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। एक बनेगा 1,1 डाई क्लोरो, एक बनेगा 2,2 डाई क्लोरो, एक बनेगा 1,3 डाई क्लोरो, एक बनेगा 1,4 डाई क्लोरो, एक बनेगा 2,3 डाई क्लोरो। कितने बनेंगे बताओ? इसके अलावा कोई और बना सकते हो तो बताओ मुझे। 6th अगर कोई बना सकता है तो बोले।
तरीका समझ में आ गया सबको कैसे सोचना है? चलो एक और देता हूं, बस इसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक और प्रॉब्लम, आप बताओ मुझे, मेरे पास है साइक्लोहेक्सेन और इसका मैंने किया ट्राई क्लोरीनेशन। ट्राई क्लोरीनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में। बताओ टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने मिलेंगे? देखो जेई मेंस और नीट में तो यही आते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ही आते हैं। बोलो। जल्दी करो। साइक्लोहेक्सेन का ट्राइक्लोरिनेशन करें तो कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मिलेंगे? ट्राइक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स कितने होंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स? इतनी देर थोड़ी लगनी चाहिए। देखो मैं तो चॉइसेस देख रहा हूं, अभी बात पूरी नहीं हो पाएगी। सबसे पहले आप ले लें एक पे 1,1-डाइक्लोरो, यहाँ Cl, 1,1-डाइक्लोरो, फिर यहाँ Cl, 1,1-डाइक्लोरो, फिर यहाँ Cl। ये तीन पॉसिबिलिटी है। अभी बात पूरी हुई नहीं, काउंटिंग काफी जाएगी। ये तीन समझ में आ गए? 1,1-डाइक्लोरो वाले, एक कार्बन पे तीन क्लोरीन तो आ नहीं सकते, एक कार्बन पे तीन क्लोरीन नहीं आ सकते, दो ही आ सकते हैं क्योंकि दो दो हाइड्रोजन है सबके पास। अब देखो, एक ले लो आप 1, 2, 3, एक ले लो आप 1, 2, 4, यहां करोगे तो रिपीट हो जाएगा। और एक ले लो आप 1, 3, 5, इसके अलावा और कौन सा बन सकता है? इनके अलावा कोई और बन सकता है? किसी ने बनाया हो तो बताए वो, इनसे डिफरेंट। चलो ठीक है, आ गया समझ में सबको? तो ऐसे क्वेश्चंस तो आप कर सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बेस्ड। ठीक है, अभी मेजर माइनर प्रोडक्ट की बात नहीं करनी, अभी मैं मेजर माइनर डील नहीं कर रहा हूं, वो 12th में डील करेंगे। चलो आगे लिखो। सेकेंड रिएक्शन लिखो आप, कंबशन ऑफ एल्केन। कंबशन ऑफ एल्केन।
ये जनरल रिएक्शन है कंबशन की, बिल्कुल बैलेंस्ड। इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी का नाम है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। इसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ये कंबशन रिएक्शन है, बस ए और बी आप बदलते रहो, ए और बी आप बदलते रहो। इसी रिएक्शन की वजह से हाइड्रोकार्बन्स को हम यूज करते हैं एज फ्यूल। हाइड्रोकार्बन्स को हम यूज करते हैं एज फ्यूल। लिख लिया? बट आपके पास सफिशियंट ऑक्सीजन होनी चाहिए, सफिशियंट ऑक्सीजन। मान लो ऑक्सीजन इनसफिशियंट है, फिर क्या होगा? लिमिटेड ऑक्सीजन है तो आपको कार्बन ब्लैक मिलेगा। लिमिटेड ऑक्सीजन हो, इनसफिशियंट ऑक्सीजन हो, लिमिटेड ऑक्सीजन हो, इनसफिशियंट ऑक्सीजन हो, तो आपको कार्बन ब्लैक मिलेगा। और ये कार्बन ब्लैक आप जानते हैं प्रिंटर इंक के फॉर्म में यूज होता है। इसी तरीके से हम ऑर्गेनिक काजल बनाते हैं, ऑर्गेनिक काजल बनाते हैं। यही कार्बन ब्लैक फिल्टर बनाने के लिए यूज किया जाता है, कार्बन के ये पार्टिकल्स। तो इनसफिशियंट ऑक्सीजन अगर है तो आपको कार्बन ब्लैक मिलेगा। अगर सफिशियंट ऑक्सीजन है तो CO2 और H2O मिलेगा। आप बदलते रहो ए और बी को, आप सबके कंबशन की रिएक्शन लिख सकते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। और एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कैसे कंपेयर करें एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मैग्नीट्यूड? एक तो ये केस आता है, तो लिख लो जल्दी जल्दी, कंपैरिजन। सबसे पहली चीज तो ये है कि जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन बढ़ती जाएगी। एंथैल्पी ऑफ कंबशन बढ़ती जाएगी, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है विदाउट साइन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन बढ़ती जाएगी जैसे जैसे स्ट्रेट चेन बढ़ेगी। एंड व्हाट अबाउट ब्रांचेस? अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास है नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, किसके कंबशन से सबसे ज्यादा एनर्जी आएगी? इनके फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम है, दे आर आइसोमर्स। ऐसे केस में एंथैल्पी ऑफ कंबशन कैसे कंपेयर करें? तो आप बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन इन तीनों में? सबसे ज्यादा स्टेबल है ब्रांच्ड, मतलब आई नियोपेंटेन। तो इसको कम ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाएगी, मतलब सबसे कम रिलीज होगी। ये है ऑर्डर एंथैल्पी ऑफ कंबशन का। ब्रांचेस बढ़ने से एंथैल्पी ऑफ कंबशन कम हो जाएगी।
लिख लिया इसको? तो आप रिएक्शन लिख सकते हो, इसका कार्बन हाइड्रोजन बदलते रहो बस, सारे एल्केन आप लिख सकते हो। बैलेंस रिएक्शन है, ए और बी बदलते रहो बस, ए और बी चेंज करना है। नेक्स्ट लिखो, आइसोमराइजेशन ऑफ एल्केन्स। आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन। तो नॉर्मल एल्केन को अगर आप ब्रांच्ड एल्केन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, नॉर्मल एल्केन को ब्रांच्ड एल्केन में कन्वर्ट करना है, तो ये कैटालिस्ट चाहिए, एनहाइड्रस AlCl3 एंड HCl मिक्सचर। ये मिक्सचर ये काम करेगा, नॉर्मल एल्केन को ब्रांच्ड एल्केन में बदलेगा। इसकी मैकेनिज्म की इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट लिखो, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन या कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। ये आपको टिपिकल याद करने, कैटालिस्ट वाले केस तो याद ही करने पड़ते हैं, और कोई तरीका ही नहीं इनका। ये तो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, मीथेन का अगर ऑक्सीडेशन करें इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटालिस्ट, हाई पी और टी पे, टेम्परेचर आप कितना लेते हैं, पी कितना लेते हैं, आप एनसीईआरटी से डाटा नोट कर सकते हैं, बट हाई पी और टी चाहिए। ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि डाटा या फैक्ट याद हो। ठीक है, तो मीथेनॉल बनता है। कैटालिस्ट बदल दो, अगर अगर कैटालिस्ट बदल दो, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड ले लो, यहाँ स्मॉल हीट से काम चल जाएगा, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। जल्दी जल्दी लिखो, कैटालिस्ट बदल दें थोड़ा और। अगर आप इस कैटालिस्ट को ले लें, मैग्नीज डाई एसीटेट, तो आपको मिल जाएगा एसिड। आप ध्यान से देखें, ये थोड़ा सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये सिंगल और डबल तीनों, सिंगल और डबल दोनों, सॉरी। CH3 अगर है तो एक कार्बन ऑक्सीडाइज करें, तो यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड O है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, और इसमें दोनों है, सिंगल बॉन्ड भी है डबल बॉन्ड भी है। तो ये तीन केस आपको याद करने हैं, बिल्कुल टिपिकल क्रैमिंग करनी है। कैटालिस्ट के नाम तो याद करने पड़ते हैं। KMnO4 भी ऑक्सीडेंट की तरह यूज कर सकते हैं, बट KMnO4 सबको ऑक्सीडाइज नहीं करता। KMnO4 केवल टर्शरी CH को ऑक्सीडाइज कर पाता है, ओनली टर्शरी CH। KMnO4 केवल टर्शरी CH को ऑक्सीडाइज कर पाता है, प्राइमरी सेकेंडरी CH को नहीं। टर्शरी CH की जगह टर्शरी CO बन जाएगा।
लिख लिया इसको? लिखो, बिल्कुल आसान है, कैटालिस्ट बेस केस हैं सारे। नेक्स्ट लिखो रिफॉर्मिंग, रिफॉर्मिंग ऑफ एल्केन। और दूसरा नाम है इसका एरोमेटाइजेशन। रिफॉर्मिंग थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, रिफॉर्मिंग और एरोमेटाइजेशन। इसमें होगा क्या, एलिफैटिक मॉलिक्यूल को एरोमेटिक में कन्वर्ट करते हैं एक सर्टेन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। एलिफैटिक मॉलिक्यूल एरोमेटिक में कन्वर्ट होता है। जैसे आपके पास नॉर्मल हेक्सेन है, 6 कार्बन, नॉर्मल हेक्सेन। आप कैटालिस्ट ले सकते हैं डाई वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और मोलिब्डेनम ऑक्साइड ले सकते हैं, जो अभी लिखा था थोड़ी देर पहले। Cr2O3 भी ले सकते हैं, कोई भी इनमें से कैटालिस्ट ले सकते हैं और इनका मिक्सचर ले सकते हैं। 773 केल्विन टेम्परेचर, 10 to 20 एटमॉस्फेयर पी। ये डाटा याद नहीं, कोई बात नहीं। ये कैटालिस्ट कोई एक याद होना चाहिए। तो इससे आपको बेंजीन मिल जाएगी, नॉर्मल हेक्सेन से बेंजीन मिलती है। अगर नॉर्मल हेप्टेन है तब क्या बनेगा, नॉर्मल हेप्टेन है तब क्या बनेगा, सेम कंडीशंस। तो 6 कार्बन तो रिंग में आ गए, एक कार्बन ब्रांच में दिखेगा, टॉल्यूइन बनेगा। प्रिडिक्ट कर सकते हो अगर नॉर्मल ऑक्टेन हो तब क्या बनेगा अंडर सेम कंडीशंस, प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या बनेगा? तो देखो, 6 कार्बन तो रिंग में आ जाएंगे, अब बचे 2 कार्बन। तो 2 कार्बन अगर एक ही जगह लेंगे तो इथाइल बेंजीन, एक ही जगह लोगे तो। और अलग 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 जगह पे लिखोगे तो ऑर्थोजाइलीन, मेटाजाइलीन, पैराजाइलीन। टोटल कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हैं एरोमेटाइजेशन में, कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हैं? 4। यही पॉसिबिलिटीज है। लिख लिया इसको? नेक्स्ट रिएक्शन आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, हाइड्रोजन में। याद करो, रिएक्शन विद स्टीम, वाटर गैस बनती है। मीथेन की रिएक्शन अगर स्टीम से करा दें, कौन सा कैटालिस्ट लेते हैं? निकेल कैटालिस्ट। टेम्परेचर कितना, हाइड्रोजन को याद करो, वाटर गैस बनी थी, 1273 केल्विन। तो इससे बनता है CO+H2। कौन सा मिक्सचर मिलता है आपको? वाटर गैस, वाटर गैस और सिंथेसिस गैस। ठीक है,
और एक और लास्ट रिएक्शन, वो है पायरोलिसिस। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, कोई भी इसको कर लेता है। पायरोलिसिस और क्रैकिंग भी कहते हैं इसको। क्रैकिंग नाम से ही समझ में आ रहा है, पायरो मतलब फायर, लिसिस मतलब ब्रेकिंग। तो आपके पास मान लीजिए C4H10 है, इसको आप हीट कर दो, इसको आप फायर में ले जाओ, व्हाट विल हैपन? ये ब्रेक हो जाएगा। कई तरह से ब्रेक होता है। आप C2H4 प्लस C2H6 बना सकते हो, आप C3H4 और CH4 बना सकते हो H2 के साथ। कई तरह से, कोई फिक्स्ड प्रोडक्ट नहीं है, जितने चाहे तरीके से। बस ये ध्यान रखना कि कार्बन और हाइड्रोजन के मोल्स बैलेंस रहें। किसके मोल्स बैलेंस रखने हैं आपको? कार्बन और हाइड्रोजन के। लिख लोगे क्रैकिंग या पायरोलिसिस? स्कूल एग्जाम में लिखने को आएगी, कंपटीशन में नहीं आती, कोई भी लिख लेगा, बस कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस रखने होते हैं। तो इतना आपको एल्केन के बारे में पढ़ना है। एडिशनल जो भी चाहिए वो 12th में आएगा। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम एल्कीन।